हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का बस 10-20 सेकंड लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे पाठ्य योजना के साथ साथ सुपर टेट की पढ़ाई भी चल रही है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप लोगों को सुपर टेट की तैयारी अभी से करना है, क्योंकि उसमें 14 सब्जेक्ट हैं, अगर आप अभी से नहीं लगेंगे उस सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी में तो अगले एक साल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वैकेंसीज भी आएंगी और एक साल में आप अगर लगातार नहीं पढ़ते हैं तो आप 14 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चाहे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें, बट पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और सुपर टेट नहीं निकलेगा तो आपका बीएड करना या फिर बीटीसी करना, कुछ भी करना आपका पूरा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियोज़ को देखा करिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज शाम तक या फिर कल तक मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे गेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे पेपर अपलोड करूँगा और वो उसको मॉडल पेपर समझिए या फिर गेस्ट पेपर समझिए। आप अगर उसको सॉल्व करते हैं घर पे, उसको एक बार देख के लिखते हैं, तो आप लोगों का 100% मैं बता दूं कि उसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या सबसे ऊपर लिखा गया है। पाठ्य योजना संख्या आप देख सकते हैं 79 यानी कि 79 है। इसका मतलब है कि 78 पाठ्य योजनाएं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे आपको लेसन प्लान की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी नया लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आप तक वो लेसन प्लान पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन पर क्लिक करके रखना है, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन कम से कम आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाठ्य योजना आज की। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा लिखनी है। हमारी आज की कक्षा है 8, वर्ग है अ, और विद्यालय के नाम में उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है नागरिक शास्त्र, कालांश है द्वितीय, अवधि है 40 मिनट की और दिनांक आपको लिखना होता है, जिससे ये फाइल देखने वाले को ये पता चलता है कि आप किस दिन पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बाद जितनी चीज़ें इस समय आपको वीडियो की स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य पे भी लिखना होता है। श्यामपट्ट कार्य पे इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं आपको। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण हमारा आज का है धर्मनिरपेक्षता की समझ। और जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो आप प्रकरण लिख के बाकी सारा जो प्लेस है वो खाली छोड़ देंगे। धर्मनिरपेक्षता की समझ अभी नहीं लिखना है। जब आप अपना प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे तो उस समय आपको यहाँ पे अपना प्रकरण का नाम लिख देना है। उसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं वो पॉइंट लिखे जाते हैं, जैसे आपका विषय आज का है समाज विज्ञान और उप विषय है नागरिक शास्त्र, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। चौथा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक नागरिकता का बोध कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र की सामान्य जानकारी देना। और छठा पॉइंट है छात्रों को में सहयोग की भावना का विकास करना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण के ऊपर होता है। जैसे आज का हमारा प्रकरण है धर्मनिरपेक्षता की समझ, तो उससे रिलेटेड जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट लिखा जाता है। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है इसमें। तो देख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट है छात्र धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र धर्मनिरपेक्षता को समझकर उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्र धर्मनिरपेक्षता के समझ चुनौतियों को जान सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसमें देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको बच्चों से रिलेटेड उनके पूर्व नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें लिखनी होती हैं। तो बच्चों को यहाँ पे भारत के विभिन्न धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी आपको यहाँ पे लिखना पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रस्तावना प्रश्न बनाने में ही होता है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि आप जब प्रस्तावना प्रश्न बनाएं तो उसका जब उत्तर छात्राएं दें तो उनके उत्तर से मिलता जुलता आपका अगला प्रश्न होना चाहिए। और इसमें आप मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है।
तो देख लीजिए इसमें 3 कॉलम है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे, सब उनको पता है धर्म के बारे में, सामान्य जानकारी है, पूर्व ज्ञान में आप देख चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आंसर देंगे। मुख्य रूप से ये 4 धर्म हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप बनाइए, यहाँ पे पूछे बच्चों से, इन सभी धर्मों के लोगों को कैसा अधिकार प्राप्त है। तो बच्चे बता देंगे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछिए, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को मानने की पूरी आज़ादी देना क्या कहलाता है। तो बच्चे बता देंगे इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आप पूछ लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके सामने लिख देना है आपको समस्यात्मक प्रश्न। एक बार मैं आपको पूरा फिर से दिखा देता हूँ प्रस्तावना प्रश्न, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद लिखना होता है आपको हेडिंग उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे, छात्रों आज हम लोग कक्षा 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नामक पाठ्य पुस्तक से धर्मनिरपेक्षता की समझ नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये था उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आपको लिखना होता है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, उद्देश्य कथन के बाद आपको लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण देख लीजिए मैंने ऐसे पेज पे बनाया है कि दोनों एक दूसरे के सामने पेज, दो पेज होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने, वो दोनों पेज मिला के मैंने पूरा प्रस्तुतिकरण बनाया है। यहाँ पे पहले पेज पे देख लीजिए क्रम संख्या लिखिए, चाहे ना लिखिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कॉलम बनाने की। आप अगर शिक्षण बिंदु से शुरू करना चाहते हैं तो आप शिक्षण बिंदु से शुरू करिए। क्रम संख्या में तब लिखा जाता है क्रम संख्या जब विकासात्मक प्रश्न आपका विकासात्मक प्रश्न की जो नंबरिंग होती है वो क्रम संख्या के नीचे लिखिए। लेकिन यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न की नंबरिंग सब उसी कॉलम में, छात्राध्यापक कथन वाले कॉलम में ही कर देते हैं, जिससे क्रम संख्या की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्रम संख्या न बनाइए, यहाँ पे सीधे शिक्षण बिंदु लिखिए हेडिंग कॉलम। दूसरा कॉलम बनाइए छात्राध्यापक कथन। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम है आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ और पांचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ पूरा। शिक्षण बिंदु में लिखना है आपको धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। उसके बाद कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए जिससे पता चले कि बच्चों को कितना नॉलेज है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो पहला विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालिए छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत। उसमें पहला पॉइंट प्रश्न पूछे बच्चों से, धर्म के आधार पर भारत कैसा देश है। तो बच्चे बता देंगे धर्म के आधार पर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये प्रश्नीकरण विधि थी, तो यहाँ पे शिक्षण विधियों में प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। उसके बाद श्यामपट्ट पे आपको सबसे पहले अपना प्रकरण लिखना है धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद यहाँ पे आप जाइए, दूसरा प्रश्न पूछिए, जब बच्चे उसका उत्तर दे देंगे धर्मनिरपेक्ष देश है, तो दूसरा प्रश्न पूछिए धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो इसको बच्चे अभी अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न उनके लिए। उसके बाद नीचे आप देखिए, जब वो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे उसके बारे में, तो आप छात्राध्यापक कथन लिखिए और उसकी व्याख्या दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। तो इसके सामने लिखिए छात्र छात्रा कथन में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये शिक्षण विधि में लिखिए स्पष्टीकरण विधि, ये स्पष्टीकरण दे रहे थे आप। उसके बाद फिर आइए नीचे हेडिंग डालिए शिक्षण बिंदु में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, भारत में धर्मनिरपेक्षता एक जटिल समस्या है। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, वर्ष 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। ये धर्मनिरपेक्षता की कमी की वजह से ही हुआ था। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, वर्ष 2003 में गुजरात दंगों में मुस्लिम समुदाय के लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये भी एक धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों में से एक है, जो ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद इसके सामने आप छात्र छात्रा कथन में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो समझेंगे। शिक्षण विधि में लिखिए व्याख्यान विधि, ये व्याख्यान दे रहे थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है व्याख्यान विधि। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखना है आपको, भारत में हमेशा से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रहा है। तो इतना था आपका पूरा प्रस्तुतिकरण। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रस्तुतिकरण लिखना है तो आप इससे ज़्यादा प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हैं। इसमें धर्मनिरपेक्षता की अच्छाइयाँ लिख सकते हैं हेडिंग 1, धर्मनिरपेक्षता की बुराइयाँ लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, यहाँ पे मुझे आपको बताना है। तो इतना काफ़ी है पाठ योजना बनाते इसमें। उसके बाद लास्ट में आता है, और आप लोगों का पूरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्तुतिकरण के बाद आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन का इसके नीचे प्रश्न लिखा गया है। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर होता है कि पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है वो बच्चों के ऊपर होता है, छात्र केंद्रित होता है,
और जो मूल्यांकन का प्रश्न होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न बीच बीच में 40 मिनट की क्लास में इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों का ध्यान 40 मिनट की क्लास या 45 मिनट की क्लास में इधर उधर भटकने लगता है। सिंपल सी बात है कि अगर 40 मिनट किसी को पढ़ाएंगे तो उसका ध्यान, बच्चे हैं तो उनका ध्यान इधर उधर भटकेगा। कुछ प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अगर आप क्लास में कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं तो जो पढ़ाई करें चाहे ना करें, उनका ध्यान आप शिक्षक की तरफ आकर्षित जरूर होता है और वो पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि बीच बीच कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए। यहाँ पे मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है इसमें धर्म के आधार पर भारत कैसा देश है, और दूसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता के से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मैंने बताया कि मूल्यांकन का प्रश्न शिक्षक केंद्रित होता है। इसका मतलब ये है कि शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के कि उसने जो पढ़ाया 40 मिनट की क्लास में वो बच्चों को लगभग कितने प्रतिशत समझ में आ गया है, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें भी पहला प्रश्न है भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, और दूसरा प्रश्न है भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसी समस्या है। उसके लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य को इंग्लिश में सभी लोग को पता है होमवर्क कहते हैं, और ये सभी को पता है कि ये कार्य दिया जाता है बच्चों को घर से करके लाने के लिए। तो यहाँ पे आप जितना पढ़ाए होंगे क्लास में उसी के हिसाब से प्रश्न दे सकते हैं। ज़्यादा पढ़ाएं तो 3 से 4 प्रश्न भी दे सकते हैं, कम पढ़ाएं तो 1 प्रश्न काफ़ी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न एक प्रश्न दिया गया है, अपने आसपास के प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। तो छात्रों को सूची बना के अगली क्लास में ले जाना होगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। शाम तक आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास मैं एक लेसन प्लान और पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को आज का ये लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए